एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं एक ना कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम कलेक्ट्रेट लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ अधिवक्ता महिलाएं हैं जो कि हम उनसे बात करेंगे कि जो ईद का त्यौहार करीब आ रहा और नवरात्रि का भी पर्व इस वक्त चल रहा है, तो इसके अलावा हम जो अधिवक्ता हैं उनसे हम बात करेंगे कि अधिवक्ताओं का इस वक्त यूनियन में क्या चल रहा है और क्या इस वक्त कुछ कलेक्ट्रेट के लिए या अधिवक्ता समाज के लिए क्या कुछ नया। हमारे बीच अधिवक्ता मेहरून जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेहरून जी उनको अपना परिचय दे दें और हमारे एसटीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं मेहरुन्निसा एडवोकेट। मैं यहाँ 27 साल से प्रैक्टिस लखनऊ हाई कोर्ट में कर रही हूँ और सेंट्रल बार की जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ और गवर्नमेंट काउंसिल 10 साल रह चुकी हूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा है आज का दिन कि रमज़ान का पाक महीना, पूरा एक महीना हम लोगों ने रमज़ान पूरा एक महीना रोज़ा रखा। सब यहाँ पे रोज़ा अफ्तार हुआ। सेंट्रल बार, लखनऊ बार, अवध बार, सब भाई बहनों सब मिल के हम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने रोज़े अफ्तार का पूरा आनंद हम लोगों ने लिया और बहुत अच्छा लगा। और इसी बीच में और इतना अच्छा हो गया कि रमज़ान इधर एक बाकी था और नवरात्र का शुरू हो गए, तो हम लोग नवरात्र को भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग साथ में बैठ के नवरात्र का प्रसाद ले रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं। सब लोग साथ में, भाई बहन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई सब लोग साथ में बैठ के फुल एंजॉय हम लोगों को हो रहा है। तो ये देखिए, ऊपर वाला भी कहते नहीं कि सब एक हैं, एकता का प्रतीक उसी में कर देते। देखिए रमज़ान के महीने में नवरात्र और रमज़ान सब लोग एक साथ मनाएं, रमज़ान मनवाएं। अब हम लोग ने नवरात्र मना रहे हैं, अभी अब ईद है, ईद का त्यौहार भी सब लोग मनाएंगे, फिर रामनवमी का त्यौहार भी सब लोग अच्छे से मनाएंगे। जी मेहरून जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी त्यौहार है, त्यौहार को लेकर के आपने लोगों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं अगर बात करी जाए कि एक तरफ नवरात्रि चल रहा है, दूसरी तरफ ईद का त्यौहार है कि साथ में अगर बात करी जाए लोकसभा चुनाव 2024 भी इस वक्त करीब है और चल रहा है, तो अभी हम आपसे एक अहम सवाल करेंगे कि जिस तरीके से अभी इस वक्त सरकारों को लेकर के, चुनाव को लेकर के वार्ता हो रही है कि लगातार प्रचार प्रसार चल रहे हैं और आचार संहिता भी चल रही है, तो अभी आगामी जो चुनाव है उसको अधिवक्ता समाज किस पार्टी को सपोर्ट करेगा और किसको देखना चाहेगा अपना प्रधानमंत्री? देखिए, इधर रमज़ान ईद मनाई जा रही है और व्रत नवरात्र के शुरू हो गए। इसी के बीच में एक हम लोग पर्व है, ये महापर्व लोकसभा चुनाव आ गया है हमारे बीच में। अब आ रहा है, आगामी अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने लगा। अब ये आपका सवाल है कि अधिवक्ता परिवार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है लोकसभा इलेक्शन में, किसको अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। अधिवक्ता समाज देखिए, जो अधिवक्ता के हित में, देश हित में काम करेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है या समाजवादी है या XYZ कोई भी पार्टी हो। हमारा ये है कि हमारे अधिवक्ता परिवार को की ओर कौन सी पार्टी, कौन सा नेता हमारे अधिवक्ता परिवार की ओर देख रहा है और उनके हित के बारे में सोच रहा है, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है,
हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे और प्रधानमंत्री भी हम उन्हीं को बनाना चाहेंगे जो अधिवक्ता हित के साथ साथ पूरे देश का हित चाहता हो। सिर्फ ये नहीं कि किसी एक धर्म को लेके चले, एक वर्ग को लेके चले। हम कतई ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं बनने देना चाहेंगे जो किसी एक धर्म को लेके, एक किसी जात के लेके, जातवाद धर्मवाद को लेके चलेगा। वो हमारा प्रधानमंत्री हम तो कभी नहीं चाहेंगे। हम उसको ही चाहेंगे हमारा प्रधानमंत्री बने जो हमारा गुलदस्ता है हिंदुस्तान, फूलों का गुलदस्ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, जो हमारा अपना एक अलग से पूरे विश्व में एक हमारा एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हमारा है। एक विश्व में हमारी ख्याति है कि हम यहाँ पे भाई अदर कंट्री में कहीं पे मुस्लिम कंट्री सिर्फ ईद मनाई जा रही है, वहाँ आप होली का त्यौहार आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और एक हिंदुस्तान ऐसा है, आप होली के त्यौहार को खूब अच्छे से मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, 25 दिसंबर को भी मनाया जा रहा है। और क्या कहते हैं, सिख सारे धर्मों को लेके, सारी त्योहारों को लेके सब एक साथ बैठ रहे हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और हम उसी को चाहेंगे। हमारी दिल से ख्वाहिश है कि वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बने जो सारे तबके को, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को, एक एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए उसका बिहेवियर सेम होना चाहिए। वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बने और वो ही बनेगा और दूसरा कोई नहीं बनेगा। वो ऐसा इंसान नहीं बन पाएगा इस बार प्रधानमंत्री जो आपस में हमें बांटने की कोशिश कर रहा हो, जो एक ही धर्म को, एक ही जात को लेके चल रहा हो और वो सोचे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री देश का वही बनेगा जो पूरे हिंदुस्तान को समेट के, हिंदुस्तानियों को समेट के, सबको साथ लेके सबका विकास करेगा। वही हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से जो इस वक्त वर्तमान सरकार है उसको अधिवक्ता समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से अधिवक्ता समाज को संदेश ये है कि ईद के त्यौहार को भी सब लोग खूब अच्छे से मनाएं और नवरात्रि को भी एंजॉय करें और समेट के, हिंदुस्तानियों को समेट के, सबको साथ लेके सबका विकास करेगा। वही हमारे देश का प्रधानमंत्री हो जो सबका अधिवक्ताओं का, खासकर अधिवक्ताओं की ओर देखे, अधिवक्ताओं के हित के बारे में जाने। अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। उस दर्द को, चूँकि हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, 25-25, 27-27 साल से वकालत कर रहे हैं, तो हम अपनी समस्याओं को समझ रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे उनकी ओर आप लोग अपने वोट सपोर्ट करिए, जो हमारी ओर हमारे बारे में भी सोचे। हम उनको ना करें कि हमें यूज़ करें और हमें थ्रो करें। हमारे बारे में जाने, हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम किसी उसमें नहीं बहने वाले हैं, किसी बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें अपने दिल दिमाग से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही कैंडिडेट को चुनना है। लोकसभा में अच्छे लोगों को पहुंचाना है। जब अच्छे लोग लोकसभा में जाएंगे तब हमारे गांव-गांव का, मोहल्ले का, विधानसभाओं का, पूरे हिंदुस्तान का तभी विकास संभव है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर अभी ममता सिंह एडवोकेट भी बैठी हुई हैं, हम उनसे भी वार्ता करेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी मेहरून जी ने बताया, तो जो अधिवक्ता समाज की समस्याएं हैं कहीं न कहीं उनको लेकर के हम ममता जी से बात करेंगे। ममता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार परिचय दें। आई एम एडवोकेट ममता सिंह। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और विगत वर्षों में मैं वहाँ की एडिशनल सीएससी रह चुकी हूँ। सरकार की तरफ से मैंने पैरवी की है और अब आपके सामने हूँ। मुझे क्वेश्चन कीजिए। ममता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी अगर बात करी जाए अधिवक्ताओं के लिए, जिस तरीके से अधिवक्ताओं के लिए लगातार हमने देखा कि कई प्रदर्शन हुए जिसमें आप रहीं, तो अभी मैं बात करूंगा कि अधिवक्ता समाज के लिए आप लोग किस तरीके से सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सबसे पहली मांग तो हमारी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। जहाँ तक हम देख रहे हैं, जब से हम प्रैक्टिस में आए हैं उस वक्त का सिनारियो कुछ दूसरा था, लेकिन इस वक्त हमें लगता है कि सिनारियो टोटली चेंज्ड। तो यहाँ पर हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको वाकई प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए ज़रूरी है, हमारे वहाँ एडवोकेट मारे जा रहे हैं,
उनकी हत्याएं हो रही हैं और सरकार कोई भी कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली जो वारदात हुई थी उसके लिए बहुत हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। आगे हम लोग आए थे कि यहाँ से हमारे एडवोकेट वहाँ गए और उसके बाद ये देखा कि वहाँ पर महिला अधिवक्ताओं पर भी उन लोग अत्याचार कर रहे हैं और उस पे सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा अधिवक्ताओं ने 1 महीने अपना अनशन जारी रखा। उस अनशन जारी रखने के बाद भी ये हुआ कि हाँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट फिलहाल नहीं आ सकता, रिसेंटली आएगा। कुछ समय बाद सुनवाई हुई तो उसमें यह हुआ कि अधिवक्ता सिर्फ कोर्ट में यूनिफॉर्म में रहेंगे, बाहर वो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। यानी कि उन पर अच्छा हम लोगों का है कि हम लोग 9 बजे 9:30 बजे घर से निकलते हैं और हम लोग फुल यूनिफॉर्म में आते हैं। हमें सारा दिन वहाँ पर रहना रहता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से यूनिफॉर्म में ही निकल के अपने घर तक जाते हैं और बीच में हम लोगों की जो भी मीटिंग्स वगैरह रहती हैं या हम लोगों से किसी से भी कोई काम करवाना रहता है तो हम लोग उसी ड्रेस में आके उनसे बात करके और फिर उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही सोचनीय बात है कि हम वहाँ पर पहले हम अपनी 5-6 घंटे की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम घर पे जाएं, यूनिफॉर्म चेंज करें, उसके बाद फिर हम किसी और काम के लिए जाएं। ये बहुत ही हास्यास्पद है क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में इस तरीके की बाउंडेशन नहीं है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीरियड, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क आपको ड्रेस चेंज करनी है। ये चीज़ बहुत ही हास्यास्पद लगती है। उसके बाद भी एडवोकेट्स के लिए मैंने पिछली बार बार काउंसिल यूपी बार काउंसिल के इलेक्शन में भी कंटेस्ट किया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जब हम अपने ग्रामीण तहसील में गए तो देखा उन लोगों के लिए जो कि एक बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, उसके लिए पानी पीने की स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग शेड पे रहते हैं और वहीं पे एक पुराने ज़माने का टाइपराइटर रख के उस पर रिट और बेल टाइप करते हैं, उसके बाद दौड़ के जाते हैं और वहाँ पर कोर्ट में पेश करते हैं। तो इस स्तर का है। तो वो स्तर जो पहले मैंने देखा कि हमारे माननीय नेताजी जिनको सारी जनता मुलायम सिंह यादव के नाम से जानती है, जिन्होंने एडवोकेट के लिए बहुत काम किया, बहुत तहसीलों का निर्माण कराया, पक्के चैम्बर बना के दिए, तो उस समय से थोड़ा सा चेंज हो गया था। प्रेजेंट सिनारियो में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने बारामदा है, आप समझ लीजिए कि ये गर्म में हवाएं चलेंगी और इसी हवाएं में इसी गर्म हवाओं में लू में हमारा अधिवक्ता यहाँ पर बैठेगा और काम करेगा। तो ये बहुत ही ऐसी स्थिति है कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का वाकई एक तरीके से शोषण हो रहा है। जिस तरीके से आपने मांग की बात करी कि सरकार को एक संदेश दे रही है, तो इसके लिए अभी जो अधिवक्ता समाज है या जो बार एसोसिएशन है आपका, उसने कुछ किसी तरीके से कोई सरकार को क्या ज्ञापन वगैरह दिया है? सरकार को हमने पिछले कोविड पीरियड की मैं बात करती हूँ आपसे कि पिछले कोविड पीरियड में मैंने कम से कम 300-400 एडवोकेट से साइन करवा के लेटर लिख के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को सेंड किया, लेकिन वो कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। इस केस में 3 दिसंबर को हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती प्रेरणा स्थल पे मनाते हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर दोबारा से साइन करवा के और उसकी जो हमने रजिस्टर किया था अपना रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैंने उनको प्रोवाइड करवाया। लेकिन अब हम ये कहेंगे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि देखिए कोविड में सर बहुत सारे ऐसे हमारे अधिवक्ता हैं जो काल के गाल को ग्रसित हो गए, तो उन लोगों की फैमिली के लिए हम लोगों का प्रोफेशन ऐसा है, हम बताएं कि हम जब तक हैं इस प्रोफेशन में तब तक तो ठीक है, इसके बाद हमें अगर हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो हमें कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं दी जाती हैं और एक्सपायर करने के बाद हमारे परिवार को भी
इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इसलिए हम लोगों का जो अधिवक्ताओं के बाद का जीवन है, जो परिवार का जीवन है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है तो बार काउंसिल से भी बहुत पैरवी करने के बाद 5 लाख या उससे कम कोई अमाउंट है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि अधिवक्ताओं पर ध्यान दें और अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए, सरकारें पिछले टाइम से ही ऐसा चलता चला आ रहा है कि हमारे अधिवक्ताओं ने ही सरकारों का निर्माण किया और ऐसे ऐसे पोस्ट का वहन किया, प्रेसिडेंट, पीएम, इस तरीके के ये सब अधिवक्ता कैटेगरी से आते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है और वाकई जो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए जैसे अदर्स में फैसिलिटी होती है, उस तरह की फैसिलिटी हम लोगों को सरकार को देनी चाहिए। अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो मांग है वो सरकार से है, इससे पूर्व में भी कई सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं, तो क्या ये समस्याएं पहले से हैं या इसी सरकार में कुछ ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उस समस्याओं का निराकरण भी अपने स्तर से किया जाता रहा था। प्रेजेंट सिनेरियो में तो हमने देखा है कि अत्याचार हो रहा है। अभी हमारे अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस ईवीएम को लेके एक प्रोटेस्ट किया था। ईवीएम को लेके प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद पैरवी करने के बाद फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। उनका कोई ऐसा, उनको ये था कि ये पब्लिक को प्रोवोक कर रहे हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना गलत नहीं था। उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि ईवीएम से अगर वोट कास्ट होता है तो जो ईवीएम से जो वीवीपैट निकलता है, वो जो पर्टिकुलर आदमी वोट कास्ट करता है वो उसके हाथ में दे दिया जाए, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैंने अगर बीजेपी को वोट दिया है तो कमल वाला वीवीपैट मेरे हाथ में आ जाना चाहिए और वो हम किसी दूसरी जगह, यानी कि जो हमारा बैलेट है, हम उसमें डाल दें। तो इसको जो हमारे ईवीएम का वोट काउंटिंग है वो हमारे वीवीपैट के वोट काउंटिंग से टैली कर देना चाहिए, ताकि बिल्कुल ये वोट इलेक्शन का प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। तो इस तरीके की चीज़, ये कोई डिमांड गलत नहीं थी, लेकिन इस डिमांड के लिए भी हमारे लोगों को, हमारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को जेल का मुंह देखना पड़ा। क्या ये उचित है? क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था है कि तानाशाही में इस तरह की व्यवस्था है? प्लीज क्लैरिफाई मी। देखिए, अभी जिस तरीके से अधिवक्ताओं की जो समस्या है उसको लेकर के अधिवक्ताओं ने अपनी बात कही और जो हमारे चैनल के माध्यम से ये शासन और प्रशासन तक बात जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो फीडबैक है वो फिर हम दोबारा अधिवक्ताओं से लेंगे अगर किसी तरीके का उनको संदेश आता है। तो ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट राधा गुप्ता समस्त देशवासियों को ईद की एवं नवरात्रियों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे महिला अधिवक्ता समाज एवं महिला अधिवक्ता एवं मेरे समस्त अधिवक्ता समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद की और नवरात्रि की। धन्यवाद। और मैं नवरात्र की और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। और नवरात्रि सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।